नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम को समझने वाले हैं, जिसमें परिभाषा को बिना रटे फार्मूले को सिद्ध करते करते ही हम लोग परिभाषा को समझ लेंगे। उसके बाद 5 साल से लगातार कूलाम के नियम को टच करते हुए जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या टिक आउट क्वेश्चन हो, उन सारे प्रश्नों को अंत में बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद ऐसी नोटिस पॉइंट बताऊंगा कि ज्यादातर लोग बताते दौरान छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फार्मूला भी समझ में नहीं आ पाता है अच्छे से कि आया कैसे, और परिभाषा भी केवल ऐसा लगता है कि रटा हुआ है, फील नहीं आ पाता है, महसूस नहीं हो पाता है। जिसमें 3 नोटिस पॉइंट बताऊंगा। अनुक्रमानुपाती शब्द यहाँ पे परिभाषा में यूज होता है, उसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, अब साइलेंट नोड यहाँ क्यों आया, इसका काम क्या है यहाँ पे। बाकी तो सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन अब साइलेंट नोड के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। हर एक चीज बताऊंगा दोस्तों, तो पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कूलाम्स लॉ में यानी कूलाम के नियम में वैज्ञानिक कूलाम ने एक्चुअली में क्या बताया और क्या प्रूफ करना चाहा। तो उन्होंने यह प्रूफ करना चाहा कि 2 आवेश जो होता है, उन 2 आवेश को अगर आपस में कुछ दूरी पे रख दिया जाए तो वो 2 आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अगर एक जैसा आवेश हो, अगर दोनों धन आवेशित हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इसके ऊपर अगर इसे ए नाम दे दूं और इसे बी नाम दे दूं, तो ए वाले पर बल कौन लगा रहा है? बी वाला। ए वाले पे बल कौन लगा रहा है? बी वाला। और बी वाले पॉइंट पे बल कौन लगा रहा है? किसका बल काम कर रहा है? ए वाले का। यानी ए वाला आवेश इसके ऊपर बल आरोपित कर रहा है और ए वाला आवेश इसके ऊपर बल आरोपित कर रहा है। अगर दोनों एक जैसे आवेश हैं, समान आवेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ऐसे ढकेल रहे हैं। अगर माइनस माइनस हो तो भी एक दूसरे को ढकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब एक जैसा न होकर के अलग अलग आवेश हो जाए तो प्रतिकर्षित करने के बजाय आकर्षित करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पे लगने वाला बल, आकर्षित वाला बल कौन सा है? बी वाले का। और इसको कौन आकर्षित कर रहा है बल लगा करके? ए वाला। यहाँ पर जो बल लग रहा है उसी को तो कूलाम पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे बल अगर निकालना हो कि एक दूसरे के ऊपर ये जो बल आरोपित कर रहे हैं वो कितना बल आरोपित कर रहे हैं, तो बल का सूत्र ही निकाला गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो बल निकाला उन्होंने, यानी जो फोर्स फाइंड किया अपने नियम से, उसे ही कूलाम्स लॉ कहा गया। तो कैसे उन्होंने निकाला, किस तरह से, एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इतना बात तो आपको पता चल गया होगा कि कूलाम का मकसद क्या था। कूलाम का मकसद ये था कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उसका सूत्र कैसे प्राप्त किया जाए, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम फील होगा, महसूस आएगा। देखिए उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि काम करते हैं, चलो यहाँ पे काफी सारे आवेश को रख लेते हैं, लेकिन दूरी कम बेसी नहीं करेंगे, दूरी सबका एक जैसा रहेगा। देखो यहाँ पे है कि नहीं, सबका 1-1 सेंटीमीटर दूरी पे है। और वो बार बार क्या कर रहे थे, आवेश को बदल के चेक कर रहे थे कि उसके बल लगने वाले 2 आवेशों के बीच में जो बल है उसमें चेंजेस आता है या नहीं। आइए देखिए, उन्होंने जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने 5 कूलाम, यहाँ ले लिया 4 कूलाम। अब वो क्या कर रहे थे, इसको गुणा कर रहे थे। इस आवेश का जो परिमाण है, इसे परिमाण कहते हैं, जो लिखा है मैंने, ठीक ना। तो ये जो आवेश का परिमाण है, इन दोनों आवेशों के परिमाणों का क्या कर रहे थे, गुणनफल कर रहे थे, यानी गुणा कर रहे थे। तो Q1 और Q2 का गुणा करोगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। अब उन्होंने देखा 20 कूलाम है तो इस पर कुछ ना कुछ बल काम कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अब आवेश को चेंज किया। जैसे मान लो यहाँ 5 है तो कर दिया, मान लो सपोज दैट 4 कूलाम, यहाँ 4 है तो कर दिया 10। अब इसको 4 और 10 का गुणा किए तो Q1 Q2 कितना आ गया आपका, 10 चौके 40 कूलाम। अब जैसे यहाँ पे 20 के बाद 40 हुआ भाई, तो जानते हो क्या हुआ कि दूरी तो उन्होंने घटाया बढ़ाया था नहीं, दूरी तो एक जैसा रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आवेश को बढ़ाया थोड़ा बहुत और जैसे उसका गुणा किया, तो गुणा करने पे जब 40 आया और यहाँ 20 आया था, तो 40 वाले को उन्होंने नोटिस किया कि दूरी तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे बल ज़्यादा काम कर रहा था। यहाँ पे लगने वाला जो बल था वो ज़्यादा काम कर रहा था। फिर उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया कि मान लीजिए 4 कूलाम यहाँ है, यहाँ 2 कूलाम है, अब 4 दूनी 8 हो रहा है। देखा कि यहाँ तो सबसे कम है, गुणा करने पे वैल्यू सबसे कम आ रहा था। और जब यहाँ पे नोटिस किया गया तो पता चला कि यार यहाँ तो बल सबसे कम काम कर रहा है। तो इससे एक देखिए, आपको समझाने के लिए मनगढ़ंत किस्सा कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए ऐसी बातें बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको महसूस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नोटिस किया कि जब 2 आवेशों का गुणा कर रहा हूं, जब इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ रहा है, और जैसे वैल्यू घट रहा है तो बल भी घट रहा है।
यानी उन्होंने नोटिस किया कि अगर ये दो आवेशों का जो गुणनफल है, दो आवेशों का गुणनफल है, इसका मान जब बढ़ता है तो बल भी बढ़ता है, इसका मान थोड़ा और बढ़ता है तो बल थोड़ा और बढ़ता है, और मान बढ़ता है तो बल और बढ़ता है। यही तो बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो आवेश जो है उसके परिमाण का गुणा कर रहे हैं ना, यही ना परिमाण है। तो जब परिमाण का हम गुणा कर रहे हैं तो वो लगने वाला बल जो है उसके अनुक्रमानुपाती है। अब आप कहेंगे अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है सर? देखिए अब आपको ये समझ में आएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि जब कोई एक वैल्यू बढ़ रहा है और उसकी वजह से ये भी बढ़ने लगे, ये थोड़ा सा और बढ़ा तो ये भी और बढ़ा, ये और बढ़ा तो ये भी और बढ़ा, जब ऐसे होता है, और अगर ये थोड़ा कम होने लगा तो ये भी कम होने लगा, यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़े तो वहां अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है, और उसको सीधा सीधा लिखा जाता है, बटे में नहीं लिखा जाता, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो यही अपने नियम में उन्होंने शुरुआत में लिखा कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है, जो बल लग रहा है, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बताइए अब ये रटने लायक है? अब बताइए आप लोग, क्या लग रहा है कि रटने जैसा है? कोई रटने जैसा चीज नहीं होता, अगर उसे अच्छे से समझा जाए तो फील होता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कूलॉम्स ने पहली लाइन कैसे लिखी। उन्होंने नोटिस किया कि अगर मैं दूरी को नहीं बढ़ाऊं घटाऊं, केवल आवेश के परिमाण को घटाऊं बढ़ाऊं और उसका गुणा करूं, तो जैसे ही परिमाण का गुणनफल बढ़ता है तो लगने वाला बल भी बढ़ता है, जैसे ही परिमाण घटता है तो लगने वाला बल भी घटने लगता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरे में। उन्होंने क्या लिखा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई 1/r²। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब यहां फिर से महसूस कराता हूं, फील कराता हूं। ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए, परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको ये ना लगे कि रटा हुआ चीज है। नहीं तो आप अपने दोस्त यार से बगल में बैठने वाले ब्रेंच पे पूछिएगा, परिमाण शब्द भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमाण शब्द का मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती शब्द का अर्थ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों कि परिमाण का अर्थ है यहाँ पे यूज किए जाने वाली संख्या, और उस संख्या का गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पे बल बढ़ रहा है या कम हो रहा है वैल्यू, तो बल भी कम हो रहा है। तो जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ने लगे तो अनुक्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती, अब आपको आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि जस्ट इसका उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो आइए अब इस सेकेंड पॉइंट को कैसे उन्होंने एग्जॉर्ट किया उसको समझाता हूं मैं आपको। अब दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने सेकेंड में इसको ऐसा क्यों लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्यों कहा, आइए समझाता हूं। इस बार उनका सोच ये था कि इस बार मैं आवेश को नहीं खत्म करूंगा, आवेश जैसा है वैसा ही रहेगा, आवेश में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। इस बार आवेश में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल दूरी को कम बेसी करूंगा मैं। अब उन्होंने जैसे दूरी को कम बेसी किया, आपको हल्का सा उदाहरण दे देता हूं, चुंबक का, मैग्नेट में आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे पास लाते हैं थोड़ा खिंचाव ताजा होने लगता है, वैसे ऐसे खिंचाव कस के होने लगता है, और दूर जाने पे थोड़ा खिंचाव कम होता है, यानी दूर रहेगा तो बल कम लगता है, पास आने पे बल ज़्यादा हो जाता है। सेम यहाँ भी वैसा ही हो रहा था। जब उन्होंने अनुभव किया कि आवेश तो एक जैसा है हर जगह, है कि नहीं एक जैसा, लेकिन दूरी कम फिर ज़्यादा ऐसे करके वो चेक करना चाहते थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी थी, कितना था 1 सेंटीमीटर, फिर जैसे उन्होंने दूरी को थोड़ा और बढ़ाया, दूरी बढ़ाने पे बल कम हो रहा था, यानी जैसे जैसे वो दूरी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे बल घट रहा था, दूरी बढ़ाने पे बल का मान घटने लगा। तो जब एक जैसे थोड़ी सी और दूरी बढ़ाते थे तो बल थोड़ा और घट जाता था, थोड़ी और दूर बढ़ाते थे, इसको और दूर रखते थे तो बल और कम होने लगता था। यानी उन्होंने नोटिस किया कि यानी आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसके ऊपर लगने वाला बल का मान थोड़ा कम होने लगता है, यानी एक के वैल्यू बढ़ने पे दूसरा घटने लगे तो वहाँ व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज होता है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी आर का वैल्यू, देखिए समझिएगा कि जब एक के वैल्यू बढ़ाने पे दूसरा घटने लगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवर्सली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को सीधे सीधे नहीं लिखा जाता, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था, ठीक है, इसको बटे में किया जाता है, क्योंकि बढ़ा किसको रहे हो, दूरी को कम बेसी कर रहे हो ना, तो कौन इनवर्सली है, आर में, इसलिए ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो
उन्होंने नोटिस किया कि इस पे लगने वाला जो बल है उसका मान दूरी पे भी निर्भर कर रहा है। अगर दूरी कम करते जाते हैं तो लगने वाला बल बढ़ता चला जाता है, दूरी जैसे जैसे बढ़ाने लगते हैं तो उस पे लगने वाला बल घटने लगता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती आ गया और उसको बटे में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बटे में लिखा जाता है। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, अनुक्रमानुपाती होता तो बटे में इसको आर को नहीं लिखते, तब सीधा सीधा लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। इसलिए उन्होंने क्या एग्जॉर्ब किया कि उसके ऊपर लगने वाला जो बल है उसकी दूरी के, अब यहाँ पे देखिए पढ़िए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी इसके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग करने पर जब वो चेक करते थे तो क्या हो रहा था, उसका बल जो था उससे कम होता चला जा रहा था। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे बल घटता चला जा रहा था। इसलिए यहाँ व्युत्क्रमानुपाती शब्द का जिक्र हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि उनके बीच के जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, इसके ऊपर लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो। तो उन्होंने सेकंड में ये बात इसलिए लिखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। अब इन दोनों को संयुक्त करने पे क्या हो जाएगा, दोनों इधर क्या है, F है। ठीक है, ऊपर में कौन है, Q1 Q2 बटे नीचे में कौन है, R²। तो यहाँ पे उन्होंने कूलॉम्स लॉ प्रूफ कर लिया, यानी बल कैसे निकाला जाएगा पता लगा लिया। और हर कोई जानता है कि ये सिंबल जैसे ही हटेगा तो एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट, यानी एक नियतांक आ जाता है। ठीक है, तो इसे के लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, के। ठीक ना, एक नियतांक आ जाता है के, यही आपका होता है कूलॉम का नियम दोस्तों। ठीक है, अब के का मतलब क्या होता है समझिए, के का कुछ वैल्यू होता है। के को चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है। इस पूरे को आप चाहो तो 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट यूज किया मैंने यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को जैसा यहाँ मैं पहले ही बता दिया हूँ कि वैद्युतशीलता होता है, वैद्युतशीलता होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, वैद्युतशीलता। लेकिन इसका मतलब क्या है, वैद्युतशीलता का मतलब क्या है। यहाँ ये जो जीरो हल्का लगा है, नोड जिसे मैं कह रहा हूँ, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ जीरो जब लगा रहता है, नोड लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि ये जो रखे हुए हैं आवेश, ये आवेश जो रखे हुए, इनके बीच में जो गैपिंग्स दिख रही है, इसके बीच में या तो वैक्यूम है या तो एयर है, यानी या तो वायु है या तो निर्वात है। बात समझ में आ रही है, वायु या निर्वात है। निर्वात का मतलब या तो हवा नहीं है या तो वायु का मतलब हवा है। क्यों, ऐसा क्यों, ये इसका मतलब किसको दर्शा रहा है, वैद्युतशीलता आपके माध्यम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, माध्यम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बाबू, माध्यम यानी मीडियम को। ठीक है, जैसा मीडियम होगा उस तरह से इस पे बल काम करेगा। यानी आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ बाबू, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां कहा गया कि अगर वायु और निर्वात की अगर बात करो, वायु या निर्वात की, तो वायु और निर्वात में यहां देखिए कोई भी आवेश है, ठीक है, तो उससे क्या निकलती है, वैद्युत बल रेखा है, जिसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। ठीक है, ये जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, यानी ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतना बेहतर ट्रेवल किस माध्यम में करेगी, किस माध्यम में सबसे बेहतरीन तरीके से जाएगी, तो हवा और निर्वात में, यानी वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की मात्रा अच्छी खासी होती है। समझ में आ रही है मेरी बातें, याद रखिएगा। अगर ये हवा और निर्वात हटा के कोई और मीडियम ले लिया जाए, अगर कोई और मीडियम ले लिया जाए, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इतनी बात दिमाग में रखिएगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा उस दौरान, घट जाएगा। कब, जब वायु या निर्वात के अलावा कोई और माध्यम ले लिया गया। इसलिए हमेशा ज्यादातर हम लोग जब सवाल करते हैं तो वहां पे माध्यम क्या रहता है, वायु या निर्वात रहता है। तो उम्मीद करता हूं एप्सिलॉन नॉट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका वैल्यू यहां लिख दिया हूं मैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है। अब चलते हैं इसके मात्रक और इसके बीमा के ऊपर। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। आप दिमाग में रख लीजिएगा, इसके मात्रक को रटना नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं ना, मेरी जिम्मेदारी है, रटना नहीं पड़ेगा, बस याद रखिएगा। तो आप बस कूलॉम्स लॉ तो पता लगा ही लिए हैं, या फिजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये होता है कि नहीं। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसके जगह कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, तो 1/4 पाई F हो जाएगा, और यहाँ पर Q1
Q2/r²। ठीक है, अभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो बचा क्या आपके पास ऊपर में Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रा गुलाम होता है, तो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, यानी गुलाम और गुलाम गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुलाम²। यहाँ तक क्लियर है। बटे, बटे का मतलब होता है पर, ठीक है, बटे का मतलब प्रति होता है। ठीक है, नीचे में कौन है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू में है, इंटू के लिए हल्का ऐसे लेस कर सकते हो। ठीक है, और आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम²/न्यूटन/मीटर²। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखा कितनी आसानी से है। तो यहाँ पे रटना नहीं है, बस आपको कूलाम का नियम मालूम है ना, कूलाम का नियम मालूम है। जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप कूलाम्स लॉ अच्छे से तैयार करके जाएंगे, जैसा मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको कूलाम का नियम मालूम होगा। जैसे तुरंत आपको पूछा जाएगा, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो तुरंत कूलाम्स लॉ को इस तरह से पक्षांतर करके ऑप्शन एन को अकेला कर लेंगे, अकेला करने के बाद आपका मात्रक आ जाएगा। अब बारी आती है इसकी बीमा की, तो बीमा भी एकदम आसानी से निकाल लेंगे। अब बीमा कैसे निकाला जाए, कूलाम का क्या होता है, देखिए आप कूलाम को क्यू बोलते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्यू को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। आई होता है एम्पियर, टी होता है टाइम, तो 80 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 80। ठीक है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, बटे, पर का मतलब बटे बता चुका हूँ, न्यूटन, न्यूटन का होता है, बल का होता है mL/T - 2 होता है। क्या होता है, mL/T - 2, और ये मीटर है यानी दूरी है, दूरी के लिए क्या लिखते हैं, यल, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसको निकालिए, यम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यम के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यल यहाँ 2 बार और यल यहाँ 1 बार, तो 2 बार और 1 बार मिलकर 3 बार हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l⁻−3, ऊपर जाने पे पावर का चिन्ह बदल जाता है, पता होगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब t यहाँ 2 बार है प्लस में, और t यहाँ माइनस में 2 बार है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका t-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि T2 यहाँ है, t के पावर 2 यानी T2, और ये T-2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो T2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये के पावर कितना है, 2 है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, m-1 l-3 T4 और a⁻2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बीमा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, यानी आंकिक प्रश्न की, जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है। मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम Q1 नाम दे देते हैं, और कुछ दूरी पे क्या है, P+ यानी प्रोटॉन है, इसको नाम दे देते हैं Q2। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। कितना है, मीटर। अगर मीटर ना दिया रहे, सेंटीमीटर हो या एंगस्ट्रॉम हो, तो उसको हर बार मीटर में ही बदलना, ठीक ना, याद रखना। अब आपके पास चलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए बाबू, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q1 नाम दिया है, होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ P+ का आवेश अगर पूछ ले तो प्रोटॉन का आवेश, यानी जैसे हम P+ Q2 नाम देने वाले हैं, इस पर होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19। जब भी आप न्यूमेरिकल हल करोगे, जब भी आंकिक प्रश्न, तो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट पे भी मार्क्स मिलता है। अब यहाँ पे बीच की दूरी कितनी दी गई है, दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश जो भी है उसके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4.0 लिखो चाहे 4 लिखो, मतलब एक ही होता है। तो 4 × 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को पूछ रहा है। तो यहाँ पे बल का फार्मूला लगा दिया। यहाँ 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है बाबू, 1.6 × 10⁻⁻19। अब बहुत लोग सोच रहे हैं क्या चिन्ह लिखेंगे या नहीं, चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लस और माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दो आवेश आपस में आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे सवाल में एक और चीज भी जोड़ सकता है कि चलिए इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी गणना कीजिए कि इस पे लगने वाला बल कितना है, और साथ में यह भी बताइए कि इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति पूछ सकता है, यह आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो ये माइनस में है आवेश और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात बताया था ना मैंने शुरू में, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें एकदम डिटेल में आवेश क्या होता है, आवेश कितने तरह के होते हैं, आवेशन की विधि, हर एक चीज को मैंने बताया है। ठीक है, क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश संरक्षण क्या होता है, एकदम मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे Q2 का वैल्यू कितना है, ये भी उतना ही है, 1.6 × 10⁻⁻19
19 और नीचे में दूरी कितना है 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लेते हैं। तो चलिए पहले पावर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कितना है यहाँ पे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 को अलग, इसको साइड में कर लिए। करने का मस्त तरीका बता रहा हूँ। अब पावर को ख़त्म करते हैं। पहले जितने भी यहाँ 10 घाते 9, 10 घाते 19, 10 घाते 19 जो माइनस में दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो 10 घाते माइनस 19 और 10 घाते माइनस 19 कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस में 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 होता है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए जोड़ दिया मैंने। और यहाँ कितना है प्लस में 9 है, तो ये प्लस में 9 है माइनस में है, घट जाएगा। तो 38 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों 38 में से 9 घटाने पे आपका 29 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 घाते माइनस 29 हो जाएगा। नीचे में कितना हो गया स्क्वायर का मतलब होता है ये चीज़ जो है 2 बार है। कितने बार 2 बार। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर मत कर दीजिएगा 15 का पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है, ठीक ना। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा यह फिजिकल टू जब इसे सॉल्व करेंगे पूरी तरह, ठीक है, अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 14.4 न्यूटन। ठीक है, कितना आंसर आएगा दोस्तों इसका 14.4 न्यूटन इसका आंसर होगा। आप इसे जरूर कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस तरह के कैलकुलेशन में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, इसको अलग से आप कर दीजिए, तो मैं इसे अलग से वीडियो बना दूंगा इस तरह के कैलकुलेशंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब इस क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसको मैं Q1 नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 10 माइक्रोकुलाम है आवेश। कितना 10 माइक्रोकुलाम। और बी पॉइंट पे मान लीजिए 5 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, ए प्लस में है और ए माइनस में है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ Q1। और बीच की जो दूरी है दोस्तों वो है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना 1 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है इस पे लगने वाला बल क्या होगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपको आवेश माइक्रोकुलाम में दिया हो तो उसे कुलाम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे कुलाम में। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है Q1 कितना दिया है प्लस में 10 माइक्रोकुलाम। तो इसको कुलाम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणे, जब माइक्रो हटता है तो 10 घाते माइनस 6 लगा दीजिएगा बगल में। अब कितना बचा केवल कुलाम। उसी तरह जब Q2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है 5 माइक्रोकुलाम। अब जैसे ही यहाँ से माइक्रो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा गुणे में 10 घाते माइनस 6 कुलाम। अब आपके पास दूरी कितनी दी गई है, दूरी यानी R आपके पास दिया गया है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10 घाते माइनस 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 घाते माइनस 10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर। अब हमारे पास सब वैल्यू मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है F का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या था F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप K भी लिख सकते हैं अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, समय बचेगा। तो K का मतलब आप समझे रहे हैं क्या है, K का मतलब क्या है बता ही चुका हूँ मैं। इसका मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9। तो इस K को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 घाते 9 लिख सकता हूँ इंटू Q1 कितना दिया हुआ है मेरे पास, Q1 दिया हुआ है 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे Q2 कितना दिया हुआ है 5 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटा दूरी कितनी दी गई है 10 घाते माइनस 10। हमेशा याद रखिएगा दूरी को मीटर में ला लीजिएगा ना, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए कितना आ जाएगा दोस्तों, F इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। 9 बजे 45 यानी 450। देख लीजिए 9 और 10 और 5 तीनों का गुणा करिए कितना हो जाएगा, देखिए 5 9 45, 45 का 10 से गुणा करेंगे तो 450। अब यहाँ पे कितना है 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 6 कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 12 और यहाँ पे कितना है 10 घाते 9 है। ये प्लस में है माइनस में है तो घट जाएगा। तो कितना बचेगा 10 घाते माइनस में 4 बचेगा, सॉरी माइनस में 3 बचेगा क्योंकि 9 3 12 होता है ना। ठीक है, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा ना दोस्तों, और चिन्ह बड़े वाले तरफ का यानी माइनस का लग जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना है आपके पास 10 घाते माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं 10 घाते माइनस 20 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे। अब इसको ऊपर शिफ्ट करिए तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू 450 गुणे 10 घाते माइनस 3। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घाते प्लस में 20 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे पावर का चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हल करिए कितना हो जाएगा 450 गुणे 10 घाते 17 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों। अगर आप चाहें तो इतने पे छोड़ दीजिए या फिर एक अंक पे लाना चाहेंगे दशमलव पे तो ला सकते हैं। कहीं दशमलव नहीं है, डेसिमल कहीं दिख रहा है नहीं है ना, कहीं नहीं है तो कहाँ छुपा हुआ है यहाँ पे। अब इसको यहाँ ले आइए, एक बार 2 बार, इधर आने पे पावर बढ़ता है तो 4.50 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों
10⁻20 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻20। क्यों? क्योंकि डेसिमल इधर आने पे प्लस में बढ़ता है पावर और उधर जाने पे माइनस में बढ़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है दोस्तों, उसे जरूर पूरा करिएगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, वो भी देखें, वो भी समझें कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। जय हिंद, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।